क्या आपका भी सपना है यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना और तैयारी शुरू करना चाहते हैं? तो हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनोनिमस क्वाइज के माध्यम से आप यूपीएससी से संबंधित A to Z जानकारी प्राप्त करें। डेनिश डेनिस डेनमार्क की डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ही में स्थापित हुई। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और अंततः 1845 तक अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेचकर चले गए। डेनिसों ने 1620 में त्रोंकोबार तमिलनाडु तथा 1676 सेरामपुर बंगाल में अपनी कुछ फैक्ट्री और बस्ती बसाई थी, जिसमें सेरामपुर प्रमुख थी। अंग्रेज के बाद डेनिश 1616 ही शून्य में भारत आए। 1620 तंजौर जिले के ट्राकिम्बोर में पहली फैक्ट्री स्थापित। 1676 बंगाल के सीरमपुर में दूसरी फैक्ट्री। 1745 इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी और चले गए। फ्रांसीसी कंपनी का मूल नाम कंपनी द इंड ओरिएंटल था। इसकी स्थापना 1664 ही शून्य में फ्रांस के शासक लुई 14 के समय उसके प्रधानमंत्री कोलबर्ट ने की। इसे पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई। पहले ये मेडागास्कर द्वीप पहुंचे, परंतु वहां असफल रहे। भारत में कोठियां 1668 सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। 1669 मसूलीपट्टम मरकारा। 1672 सांथोमी मद्रास में। 1673 पौंडीचेरी फ्रकोमाटन तथा बेलांग लेस्पिने द्वारा यह पूरी तरह किलाबंद फैक्ट्री थी। यह क्षेत्र इन्हें एक मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से प्राप्त हुआ। फ्रैंकोमाटन इसका प्रमुख बना। डचों ने 1693 में अंग्रेजों की मदद से पौंडीचेरी छीन लिया। 1697 में रिजविक की संधि द्वारा वापस लौटा दिया। 1674 चंद्रगिरी बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने 1674 ईशून्य में फ्रांसीसियों को एक जगह दी। यहीं पर वास्तविक रूप से 1690-92 में चंद्रगिरी की कोठी बनाई गई। 1721 मॉरिशस। 1725 माही केरल। 1789 कारिकल। कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा। अंतिम दो यूरोपीय कंपनियों अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक में अपने वर्चस्व के लिए संघर्ष प्रारंभ हुए। इन संघर्षों में अंततः अंग्रेज विजयी हुए। कर्नाटक में कुल 3 युद्ध लड़े गए। इसमें प्रथम और तृतीय युद्ध विदेशी कारणों से प्रभावित थे, जबकि द्वितीय युद्ध यहां के आंतरिक कारणों से प्रभावित था। करीब 20 वर्षों तक चले इन युद्धों से वांडियावास में फ्रांसीसियों को पराजय से अंग्रेज सबसे शक्तिशाली बनकर उभरे। इन युद्धों का विवेचन निम्नलिखित है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48। कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र। युद्ध विराम एला शापेल की संधि द्वारा 1748 में। इस युद्ध की शुरुआत अंग्रेजों ने की, जब वार्नेट के नेतृत्व में एक अंग्रेजी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ लिया। डुप्ले ने मॉरिशस स्थित फ्रांसीसी गवर्नर ला बूर्डोने से सहायता मांगी। उसने आकर मद्रास पर अधिकार कर लिया।
युद्ध बंदियों में क्लाइव भी था, परंतु बाद में 40,000 पौंड की रिश्वत लेकर उसने मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया, लेकिन डुप्ले ने पुनः मद्रास पर अधिकार कर लिया। इसी बीच यूरोप में ला शापेल की संधि हो गई, जिसके द्वारा भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच में युद्ध विराम हो गया। सेंट थोमे का युद्ध 1748 कर्नाटक का प्रथम युद्ध कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के क्षेत्र में लड़ा जा रहा था। उसने फ्रांसीसियों को युद्ध न करने की चेतावनी दी, परंतु न मानने पर महफूज खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी। इस सेना को पैराडाइज के नेतृत्व में एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने पराजित कर दिया। इस युद्ध ने भारतीय सेना की कमजोरी को उजागर किया, साथ ही यह भी प्रमाणित कर दिया कि एक सुसज्जित और प्रशिक्षित छोटी सी सेना बड़ी सेना को पराजित कर सकती है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749-54। यह युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के प्रमुखों में आंतरिक खींचतान के कारण प्रारंभ हुआ, परंतु इसमें सर्वप्रथम हस्तक्षेप फ्रांसीसियों की तरफ से डुप्ले ने किया। विजय अंततः अंग्रेजों को मिली। दक्षिण में हैदराबाद की रियासत जिस तरह मुगलों से स्वतंत्र थी, उसी तरह हैदराबाद के अंतर्गत कर्नाटक भी स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता था। इस समय हैदराबाद का प्रमुख नासिर जंग था, परंतु उसकी सत्ता को उसका भांजा मुजफ्फर जंग चुनौती दे रहा था। इसी तरह कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को उसके बहनोई चांदा साहब विरोध कर रहे थे। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांदा साहब को समर्थन दिया। इन तीनों की सम्मिलित सेना ने 1749 में अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला और चांदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। उन्होंने अर्काट को अपनी राजधानी बनाया तथा फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी के पास 80 गांव अनुदान में दिए। डुप्ले को दक्षिण का अवैतनिक गवर्नर भी बना दिया गया। इसी बीच अनवरुद्दीन के पुत्र मुशून्य अली ने भागकर त्रिचनापल्ली में शरण ली। चांदा साहब ने त्रिचनापल्ली को घेर लिया। इसी समय क्लाइव एक क्लर्क ने यह सलाह दी कि यदि कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण कर दिया जाए तब चांदा साहब का दबाव मुशून्य अली पर से कम हो जाएगा। उसने एक छोटी सी सेना के द्वारा अर्काट को जीत लिया। इसी बीच चांदा साहब की हत्या कर दी गई और इस तरह से मुशून्य अली कर्नाटक का नवाब बन गया। हैदराबाद के निजाम के पद को लेकर हुए झगड़े में नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को पराजित कर दिया। इसी बीच आंतरिक विद्रोह के कारण नासिर जंग की हत्या हो गई। तब मुजफ्फर जंग को गद्दी पर बैठाया गया, परंतु मुजफ्फर जंग की भी हत्या कर दी गई। अंततः सलाबत जंग हैदराबाद का निजाम बना। सलाबत जंग ने फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार के 4 जिले मुस्तफा नगर, राजमुंद्री, चिकाकौल, एल्लौर प्रदान किए।
द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1755 ईस्वी के पौंडीचेरी की संधि से हुई। इस संधि के द्वारा दोनों पक्षों में युद्ध विराम हो गया। इस संधि की एक प्रमुख शर्त यह भी थी कि डुप्ले को वापस बुला लिया जाए। डुप्ले की जगह गोडेहू को फ्रांसीसी प्रमुख बनाकर भेजा गया। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756-63। कारण सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार। युद्ध विराम पेरिस की संधि 1763। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होने के बाद भारत में भी उसका प्रभाव हुआ और दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई। यह प्रसिद्ध युद्ध वांडियावास के नाम से जाना जाता है। वांडियावास का युद्ध 22 जनवरी 1760 अंग्रेज सेनापति अमरकूट और फ्रांसीसी सेनापति काउंट लाली के बीच। अंततः फ्रांसीसियों की पराजय हुई और भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। कर्नाटक के तृतीय युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई, जिसके द्वारा अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जीते हुए क्षेत्रों को वापस कर दिया। लेकिन अब उनकी किलेबंदी नहीं की जा सकती थी। चंदनगर में फ्रांसीसी स्वतंत्रता के बाद 1954 तक रहे। लोक सेवा आयोग यूपीएससी हर साल यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा आयोजित करता है। हर साल यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10 लाख से अधिक उम्मीदवार पंजीकरण करते हैं, जिसमें से लगभग 10,000 उम्मीदवार मुख्य के लिए योग्य होते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा थोड़ी कठिन होती है, लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट, स्टडी प्लान और पूरा ध्यान लगाकर यूपीएससी की तैयारी कर ले तो आप यूपीएससी आईएएस परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी संस्थान ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। सरकारी नौकरी में यूपीएससी की नौकरी को सबसे बेस्ट माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि 12वीं के बाद यूपीएससी आईएएस की तैयारी घर बैठे कैसे करें। यूपीएससी आईएएस परीक्षा 2022 के लिए आपको किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। आइए जानते हैं घर पर यूपीएससी आईएएस की तैयारी कैसे करें।